वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 रसायन विज्ञान के सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान देंगे। वैद्युत रसायन, हमारे चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन। तो सबसे पहले तो ये वैद्युत रसायन क्या है? वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विद्युत ऊर्जा व रसायन ऊर्जा परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। और वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे सेल कहते हैं। अब सेल जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा और एक दूसरा वो सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। तो सेल दो प्रकार के होते हैं, उनके नाम है वैद्युत रासायनिक सेल। पहला है वैद्युत रासायनिक सेल और दूसरा है वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत रासायनिक सेल वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इन्हें गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल भी कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेलों में होने वाली रेडॉक्स अभिक्रियाएं स्वतः होती है। इनके अंदर जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं वो अपने आप चलती हैं, कोई भी इसमें अभिक्रिया करवाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसके अंदर रसायन डाल दिए जाते हैं। रिएक्शन अपने आप चलती है जिससे विद्युत ऊर्जा अपने आप बनती है। इसमें उदाहरण है डेनियल सेल का। तो डेनियल सेल किसे कहते हैं, गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं, वोल्टिक सेल किसे कहते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, वो सारे के सारी एक ही बात है। सभी में एक ही बात तुम्हारे द्वारा बताई जाएगी। अगला है वैद्युत अपघटनी सेल। वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं वैद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल में होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया विद्युत धारा के प्रभाव में होती है। विद्युत अपघटनी सेल में होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया, जो वैद्युत रासायनिक सेल थे उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया अपने आप चलती थी, लेकिन इसमें विद्युत धारा के प्रभाव में होती है। मतलब हमें सिर्फ बिजली को ऑन करना है, बिजली ऑन होते ही रासायनिक ऊर्जा जो है वो बन जाएगी। कहने का मतलब है केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे डेनियल सेल की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। डेनियल सेल एक वैद्युत रासायनिक सेल है, इस बारे में हम पहले पेज पर चर्चा कर चुके हैं। डेनियल सेल एक वैद्युत रासायनिक सेल है जिसमें जिंक की छड़ एनोड का कार्य करती है। जिंक की छड़ एनोड का कार्य करती है और इस छड़ पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। अब तुम्हें यहाँ पर क्या बात याद रखनी है कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर हमेशा अपचयन मतलब रिडक्शन होगा। AOCR तुम्हें याद रखना है कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा
और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा और इस पर रिडक्शन होगा। और यहाँ पर जो एनोड है वो किस चीज की छड़ है, जिंक की छड़ ली जाती है और कैथोड कॉपर की ली जाती है। C फॉर कैथोड, C फॉर कॉपर। ए और जेड, ए जो है हमारा अल्फाबेटिकल का फर्स्ट अक्षर और जेड हमारा लास्ट अक्षर है, तो ए के साथ आ गया जिंक और सी के साथ आ गया कॉपर। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर यहाँ पर बात की जा रही है कि एनोड के अंदर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो अब ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो ऑब्वियसली इस अभिक्रिया के अंदर इस छड़ के ऊपर जो अभिक्रिया होगी वो होगी जिंक जो है वो Zn+2 में बदल जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन उसके बाहर निकल जाएंगे। जिंक जो है वो Zn+2 में बदल जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन उसके बाहर निकल जाएंगे। ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया यह कहलाएगी। ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया इसलिए कहलाई जा रही है क्योंकि यहाँ पर एक छड़ पर ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरी छड़ पर अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये दोनों के दोनों छड़ें मिल करके एक सेल का निर्माण कर रही है। अभी तक हमने सिर्फ ऑक्सीकरण की बात की है, तो ये एक आधी ही रिएक्शन है, पूरी रिएक्शन अभी नहीं हुई है। पूरी रिएक्शन ऑक्सीकरण और अपचयन मिल करके करेंगे, तो इसका नाम है ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया। अब प्रश्न आएगा कि डेनियल सेल के लिए ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया लिखिए। यहाँ तुमने लिखना है जिंक गिव्स Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, तो इसको किस तरह से शो करेंगे हम, +2 के रूप में इसको शो करेंगे। इस प्रकार बने Zn+2 आयन ZnSO4 के विलयन में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, जिंक के ऊपर ऑक्सीकरण हुआ, जिंक के अंदर से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तार के माध्यम से इस तरफ से दूसरी छड़ की तरफ स्थानांतरित होने लग गए और जो Zn+2 बना वो हमारे इस विलयन में आ गया। और विलयन में आने के बाद ये यहाँ पर लवण सेतु बनाया गया है और इस लवण सेतु के अंदर चले जाते हैं। लवण सेतु के अंदर जाकर के यहाँ पर ये स्थानांतरित हो जाते हैं। कहने का मतलब है जो आयन है वो विलयन के अंदर से होकर के दूसरे विलयन में स्थानांतरित हुआ और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर तार के माध्यम से दूसरे विलयन की तरफ, दूसरी छड़ की तरफ स्थानांतरित होता है। अब यहाँ पर देखो Zn इस प्रकार बने Zn+2 आयन ZnSO4 विलयन में प्रवेश करता है। अब ये जो है ZnSO4 का विलयन भरा हुआ है, इसमें इस विलयन में प्रवेश करता है और वहां से होते हुए ये लवण सेतु के माध्यम से, ये लवण सेतु है, इस लवण सेतु के माध्यम से ये CuSO4 विलयन की ओर गति करता है। यहाँ पर ये है CuSO4 का विलयन, उसकी ओर गति करता है। अब ये जो Zn+2 आयन CuSO4 के अंदर चले गए, तो CuSO4 के अंदर जाने के बाद इस Cu को रिप्लेस कर देंगे और खुद ZnSO4 बना देंगे और Cu+2 जो है वो इस छड़ के ऊपर आ जाएगा, वो इस छड़ के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। अभी Cu+2 आयनों का प्रतिस्थापन कर देते हैं और प्रतिस्थापित Cu+2 आयन कॉपर की छड़ पर पहुंचकर अपचयित हो जाते हैं। अब देखो एक तो हो रहा है ऑक्सीकरण और एक जगह हो रहा है अपचयन, तो ऑब्वियसली दोनों के दोनों रिएक्शंस जो हैं एक दूसरे के अपोजिट होंगी। ऑक्सीकरण में क्या हुआ, इस छड़ में से Zn+2 आयन बाहर निकला और 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। और अपचयन में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से थे वो इसने ले लिए,
वो इसने ले लिए और Cu+2 आयन इसने यहाँ से ले लिया। इसने तो क्या किया, निकाल दिए दोनों चीजें। ऑक्सीकरण के अंदर क्या हुआ, Zn+2 आयन को भी निकाला गया और इलेक्ट्रॉन्स को भी निकाला गया, और यही वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंचे तो इस क्षण ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया और यहाँ पर Cu+2 आयन ने इसको ले लिया। तो अब चेन में क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर इकट्ठी हो रही है, इस छड़ के ऊपर इकट्ठी हो रही है और छड़ मोटी होती जा रही है, तो अपचयित हो जाती है। इस प्रकार कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। अब अपचयन की क्रिया के अंदर Cu+2 और +2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu में अपचयित हो जाती है, और ये है अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया। और इस प्रकार डेनियल सेल में होने वाली समग्र अभिक्रिया निम्न है। तो दोनों को मिला करके Zn ने Cu+2 के साथ अभिक्रिया की और Zn+2 और प्लस में Cu बनाया, और ये है पूर्ण सेल अभिक्रिया। अब क्वेश्चन आएगा कि डेनियल सेल की अर्ध सेल अभिक्रिया लिखिए, ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया लिखिए, अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया लिखिए, पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखिए। अब उसके बाद है, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखें कि धनायन जो है Zn+2 आयन जो है वो यहां से होकर यहां जा रहा है, यहां से होता हुआ यहां गया, यहां गया। तो ये क्या हो रहा है, धनायनों का गमन इस दिशा में जा रहा है और ऑब्वियसली उसका उल्टा हो गया, ऋणायनों का गमन इस दिशा में हो रहा है। अब कैसे हो रहा है वो अगर हम देखें, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे गए और इस तरह से ये चक्कर बन रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो ऋणायनों का गमन क्या हो गया, इस डायरेक्शन में। अब उसके बाद ये जो हमने प्रयोग किया है, इस प्रयोग से क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं। पहला पॉइंट है इसमें कि जिंक की छड़ का भार यहाँ पर घट रहा है और कॉपर की छड़ का यहाँ पर भार बढ़ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक छड़ से कॉपर छड़ की ओर विलयन से बाहर होता है और विद्युत धारा का प्रवाह कॉपर से जिंक छड़ की ओर हो रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे जा रही है, जिंक से बाहर निकलती हुई कॉपर की तरफ जा रही है, तो विद्युत धारा जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, कॉपर से जिंक की ओर जा रही है। अब उसके बाद है इलेक्ट्रोड विभव किसी धातु तथा उसके आयन के विलयन के मध्य, किसी धातु और उसके आयन के विलयन के मध्य उत्पन्न विभव विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, या फिर अर्ध सेल विभव कहा जाता है, या फिर अपचयन विभव कहा जाता है। किसी भी धातु तथा उसके आयन के विलयन के मध्य उत्पन्न विभव विभवांतर को, मतलब विभव के अंतर को, दोनों के विभव के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव या अर्ध सेल विभव या अपचयन विभव कहते हैं। इसको तुम लोग एक आम भाषा में ये समझ सकते हो कि ये एक इन्वायरमेंट है जिसमें यहाँ पर हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर हवा का प्रेशर कम है। तो जहाँ पर हवा का प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से होता हुआ जहाँ पर हवा का प्रेशर कम है उस तरफ हवा बहेगी, उस तरफ हवा बहेगी। तो सेम इसी तरह से कि बिजली का विभव यहाँ ज़्यादा है अगर और यहाँ पर कम है, तो इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा, अपचयन विभव कहलाएगा, या फिर अर्ध सेल विभव कहलाएगा। अब उसके बाद है कि गैल्वेनिक सेल से एनोड का इलेक्ट्रोड विभव हमेशा नेगेटिव होता है और कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव हमेशा पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है
कि एनोड को याद करने का तरीका, एनोड जो है उसको याद करने का तरीका है लोन, LOAN, जो हम बैंक से लोन लेते हैं, LOAN। L का मतलब है लेफ्ट, O का मतलब है ऑक्सीडेशन, A का मतलब है एनोड और N का मतलब है नेगेटिव, ऋणात्मक। मतलब एनोड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही होगा। यहाँ पर भी हमने एनोड के बर्तन को लेफ्ट हैंड साइड रखा है। उसके बाद है कि इस पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा, वहां पर भी ऑक्सीकरण हो रहा था। ए का मतलब है एनोड, एनोड में होगा ऐसा, इसको एनोड कहा जाएगा। और एन का मतलब है नेगेटिव, इसका इलेक्ट्रॉन विभव हमेशा ऋणात्मक होता है। और कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होता है। तो कैथोड का इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इनके जस्ट अपोजिट जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। मतलब ये राइट हैंड साइड रखा जाएगा, रिडक्शन होगा इसमें कैथोड, और ये पॉजिटिव होगा। तो ये इसकी ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसकी याद कर लेंगे तो ये अपने आप इसका अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है सेल विभव। अब मैंने तुम्हें बताया था कि एक तरफ का विभव ज़्यादा है और दूसरी तरफ का विभव कम है, तो ज़्यादा विभव वाले से कम विभव वाले की तरफ धारा का प्रवाह होगा। इस प्रवाहित धारा को सेल विभव कहते हैं या फिर विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे EMF से प्रदर्शित किया जाता है और इसे E सेल से भी लिखा जाता है। एक बार पढ़ लें कि गैल्वेनिक सेल में प्रयुक्त दो इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर, गैल्वेनिक सेल में जो दो इलेक्ट्रोड्स यूज किए जा रहे हैं उसके विभव का अंतर, जिसके कारण धारा का प्रवाह उच्च विभव वाले इलेक्ट्रोड से निम्न विभव वाले इलेक्ट्रोड की ओर होता है, उसे सेल का सेल विभव या विद्युत वाहक बल या EMF कहते हैं। इसे E सेल द्वारा लिखा, E सेल का सूत्र होता है E कैथोड माइनस E एनोड। कभी भी एनोड माइनस कैथोड नहीं किया जाएगा, हमेशा कैथोड माइनस एनोड किया जाएगा। मतलब E कैथोड माइनस E एनोड। तो C बाद में आता है लेकिन इसमें पहले है, अल्फाबेटिकली A पहले आता है लेकिन इसमें बाद में है। या हम ये समझें कि C बड़ा है इसलिए वो पहले आया है और A छोटा है इसलिए वो बाद में आया है। अब उसके बाद है कि E सेल का मतलब है कि गैल्वेनिक सेल का सेल विभव, E कैथोड का मतलब है कैथोड का अपचयन विभव और E एनोड का मतलब है एनोड का अपचयन विभव। अब डेनियल सेल के सेल विभव को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। डेनियल सेल के अंदर जो कैथोड है वो कॉपर का है, कैथोड कॉपर का है और एनोड जिंक का है। तो यहाँ पर E सेल कैसे लिखा जाएगा, E कॉपर प्लस 2 स्लैश कॉपर माइनस E Zn प्लस 2 स्लैश Zn, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। इसके ऊपर मैंने इम्पोर्टेंट का निशान ऑलरेडी लगाया हुआ है। उसके बाद है सेल निरूपण या सेल आरेख। मतलब किसी भी सेल को हमने उसके चित्र बना दिए हैं लेकिन हम उसके चित्र जो है वो बनाना नहीं चाहते हैं, इतना टाइम नहीं है, तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो उसको लिखने के लिए सबसे पहला नियम है एनोड को हमेशा बाईं ओर और कैथोड को हमेशा दाईं ओर लिखा जाएगा। एनोड को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और कैथोड को हमेशा राइट हैंड साइड लिखा जाएगा। धातु और विद्युत अपघट्य के बीच में एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जाएगी। धातु जैसे जिंक
और इसका जो विद्युत अपघट्य है मतलब Zn+2, इन दोनों के बीच में एक रेखा खींची जाएगी और दो विद्युत अपघट्य के बीच में, अब जैसे एक एनोड का विद्युत अपघट्य और दूसरा कैथोड का विद्युत अपघट्य, इन दोनों के बीच में लवण सेतु को दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा दर्शाया जाएगा। इस आधार पर डेनियल सेल का निरूपण इस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर एनोड को लिखेंगे। एनोड में जिंक Zn+2 में बदल रहा है, इसलिए जिंक को पहले लिखेंगे, फिर एक लाइन, फिर Zn+2 को लिखेंगे। जिंक जो है वो इलेक्ट्रोड के रूप में सॉलिड है और ये घुला हुआ है पानी में, इसलिए एक्वस लिखेंगे। उसके बाद डबल लाइन मतलब लवण सेतु को दर्शाएगा। उसके बाद Cu+2 Cu में बदल रहा है, तो Cu+2 पहले लिखेंगे जो कि सॉल्यूशन के अंदर है, एक्वस लिखेंगे। और कॉपर ठोस अवस्था में है, इलेक्ट्रोड के रूप में है, इसलिए इसको एस सॉलिड लिखेंगे। उसके बाद है नेंसर्ट समीकरण। माना किसी सेल में निम्न अभिक्रिया हो रही है, ए और बी मिलकर सी और डी में बदल रहे हैं और ए के स्मॉल ए मोल हैं, बी के स्मॉल बी मोल हैं, सी के स्मॉल सी मोल हैं और डी के स्मॉल डी मोल हैं। और यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन्स भाग ले रहे हैं इस अभिक्रिया में, n इलेक्ट्रॉन इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो इस सेल की ऊष्मा गति की समीकरण को हम इस तरह से प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा G बराबर डेल्टा G0 प्लस RT ln Kc। अब यहाँ पर डेल्टा G का मतलब है गिब्स मुक्त ऊर्जा और डेल्टा G0 का मतलब है मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा और Kc का मतलब है साम्य स्थिरांक। डेल्टा G बराबर डेल्टा G0 प्लस में RT ln Kc। और यहाँ पर ये जो Kc है, Kc का मतलब होता है उत्पाद बटे में अभिकारक। उत्पाद हमारे पास क्या है, C और D है, तो हमने C को बड़े ब्रैकेट में दर्शाया है, मतलब C की कंसंट्रेशन, C की सांद्रता गुणा में D की सांद्रता। C के जितने भी मोल हैं उसको उसकी घात का रूप दे दिया है, D के जितने भी मोल उपस्थित हैं उसे उसके घात का रूप दे दिया है। उसी प्रकार से A की कंसंट्रेशन, A की सांद्रता और उसकी घात A, B की सांद्रता और उसकी घात स्मॉल b। तो डेल्टा G बराबर में डेल्टा G0 प्लस में RT ln और ये वाला सूत्र आ जाएगा। अब यहाँ पर डेल्टा G और E सेल में निम्न संबंध पाया जाता है, डेल्टा G बराबर में -NFE सेल। अब समीकरण 1 से, मतलब इस समीकरण से हम यहाँ पर डेल्टा G का मान रख देंगे -NFE सेल और -NFE0 सेल प्लस में RT ln CT अपॉन में AB। अब यहाँ से माइनस का NF और माइनस का NF सेम होने के कारण कट जाएगा, तो E बराबर E0 सेल माइनस में RT ln CD अपॉन में AB। अब नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन में NF लॉग CD अपॉन में AB। यह समीकरण किसी सेल की नेंसर्ट समीकरण कहलाती है। यह समीकरण किसी सेल की नेंसर्ट समीकरण कहलाती है। मोस्ट जितनी बार मोस्ट लगाया जाए उतनी बार इस पर मोस्ट कम रहेगा। उसके बाद का जितना भी है पार्ट हमारा हम आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये जो मैंने वीडियो में जो कुछ भी तुम्हें बताया है, जो कुछ भी सिखाया है, उसे सभी बच्चे समझें और याद करें, और जो कुछ भी समझ में नहीं आया है वो मुझसे पूछें। और उसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।